students, this is Pooja Yadav, your English educator at SkillSnap. तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले मुझे बताइए, आप सभी लोग क्लास 9th के बच्चे, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं अपनी नई बुक को पढ़ने के लिए? एंड आई नो आप सभी को नई बुक्स तो अब मिल ही गई होंगी, उनके पीडीएफ्स मिल गए होंगे एंड कुछ बच्चों ने, आप में से कुछ बच्चों ने उन्हें पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा. एंड आई नो जो आज हम पहली क्लास जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो आप में से कुछ बच्चे जो होते हैं ना शैतानी, खुरापाती एंड वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स इन द इनिशियल स्टेज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम कि ओ बुक चेंज हुई है, नई बुक आई है, तो चलिए पढ़ना शुरू कर लेते हैं. ठीक है, तो आई नो कि आप में से कुछ बच्चों ने तो इस चैप्टर को रीड भी कर लिया होगा, शायद सेकंड चैप्टर को भी रीड कर लिया होगा. है कुछ बच्चे ऐसे, राइट? कमेंट्स में बताइए मुझे फटाफट, कौन कौन ऐसा है जिसने पहले चैप्टर को पढ़ लिया है कि अरे मैम हमने तो पहले ही पढ़ लिया, हमें तो स्टोरी पता है. ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है. एंड क्योंकि हमारी ये क्लास 9th की पहली क्लास है तो हम इसको एक नए तरीके से, क्योंकि आपकी बुक्स चेंज हुई हैं, सब कुछ चेंज हुआ है, तो मैंने भी डिसाइड करा है कि हम अपना इंग्लिश को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी बदलेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमने बस स्टोरी जान ली और बनाकर क्वेश्चन लिख दिए. इंग्लिश में स्पेशली मैंने बच्चों से बहुत बार सुना है कि मैम ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टोरी पता चल जाए हमें, हम तो बना के लिखाते हैं. लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हम स्टोरी तो जान लेते हैं लेकिन फिर जब क्वेश्चंस आते हैं, आपको मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आता, वो लिखते थे आंसर, फिर वो रियलाइज होता है कि ओ मैंने तो सेम ही आंसर लिख दिया, मैंने तो लॉन्ग में भी स्टोरी बता दी, शॉर्ट में भी स्टोरी बता दी, दो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए डिफरेंट तो उनमें भी स्टोरी बता दी, जो कि मैंने बहुत बहुत बार ऑब्जर्व किया है. एंड बच्चों, मोस्टली बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है. तो अब जो हम तरीका अपनाने वाले हैं हमारे चैप्टर्स को पढ़ने का, या जिस भी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम हमारी सबसे पहली यही हैबिट जो है, हमारी गलत हैबिट जो है, उसको हम सुधारने वाले हैं. तो मैं आपको यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, कोई चैप्टर रीड करके नहीं सुनाऊंगी. ठीक है, कि भाई चैप्टर रीड करके सुना दिया. इंग्लिश में तो भाई सारे टीचर्स यही करते हैं कि बस चैप्टर पढ़ा और उसकी हिंदी स्टोरी बता दी और हो गया. जस्ट नहीं, हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं. ठीक है, हमारा जो तरीका रहने वाला है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है. एंड ट्रस्ट मी बच्चों, अगर आपने इस तरीके से इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, या फिर आपने ये एक वीडियो पूरी देख ली, यानी कि जो हम आज करने वाले हैं, आज की क्लास अगर आपने पूरी अटेंड कर ली, आई एम डैम श्योर कि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको एग्जाम में ना समझ में आए कि अरे ये कहाँ पर था, ये कब पढ़ा हमने, ये तो चैप्टर में था ही नहीं. ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी. एंड साथ ही आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि अरे मैं इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है. थोड़ा सा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली आपकी बुक की तरह नहीं आते. आपकी बुक में जैसे क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से वही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन के वर्ड्स थोड़े से चेंज कर दिए जाएंगे. एंड जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. यानी कि अक्सर मतलब आप समझ लीजिए हर एक बच्चे ने, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, सब ने इस चीज़ को फेस किया है. ठीक है, किया है ना आप लोग? चलो फटाफट कमेंट्स में मुझे बताओ कि किस किस ने इस चीज़ को फेस किया है कि समझ नहीं आता कि अरे इस क्वेश्चन में भी यही आंसर लग रहा है और अगला क्वेश्चन आपने पढ़ के देखा तो इसमें भी यही सब तो बताना है हमें कि अरे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. एंड वहीं पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं. अब आप खुद सोचिए, अगर आप 5 आंसर्स में 5 लॉन्ग आंसर्स हैं आपके, मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, आपके यूटी और हाफ ईयरली में तो इतना आता नहीं है, इस तरीके से लॉन्ग आंसर्स इतने ज़्यादा नहीं आते, राइट? अब वहाँ पर क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें भी ये है, क्योंकि हम करते क्या है, हम तो समरी पढ़ के गए हैं, हमें तो स्टोरी पता है, हम तो वही बना के लिखने वाले हैं आंसर्स को. ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं वो हम स्टोरी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, स्टोरी तो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस तो वही है, स्टोरी से ही हमें आंसर निकालने. लेकिन हमें हमारे आंसर्स को कैसे फॉर्म करना है एंड हर एक पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को डिफरेंट कैसे बनाना है. हालांकि हम बताएंगे सेम वही स्टोरी जो हमने पढ़ी है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा क्या होगा आपका, टू दी पॉइंट हम देने वाले हैं, टू दी पॉइंट होगा. साथ में वर्ड लिमिट से भी हम स्टिक रहने वाले हैं कि वर्ड लिमिट्स को कैसे फाइंड देखना है आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आती है, राइट? शॉर्ट आंसर्स में आपको क्या होती है, थोड़ी कम वर्ड लिमिट्स होती है, वहीं पर लॉन्ग आंसर्स में आपकी ज़्यादा वर्ड लिमिट्स होती है. ठीक है, आपको थोड़े ज़्यादा वर्ड्स में लिखना होता है एंड वहाँ पर भी बच्चों को दिक्कत होती है. एंड आई रिमेंबर जब मैं क्लास 9th में थी या 10th में थी या उससे छोटी क्लासेस में थी, तो मेरे साथ एक और प्रॉब्लम होती थी हमेशा. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ऐसा रियलाइज़ किया है कि नहीं किया.
वो प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ती थी तो जो क्वेश्चन लॉन्ग होता था उसका मुझे शॉर्ट आंसर याद आता था, और जो क्वेश्चन शॉर्ट में आता था उसका मुझे बहुत लंबा आंसर आता था। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती थी कि भाई इसमें तो इन्होंने बोला है कि 200 वर्ड में, 200 वर्ड तो कहीं आते, 20 वर्ड में लिखना है या 50 वर्ड में लिखना है, और लॉन्ग में उन्होंने बोल दिया 100 वर्ड से कम होने चाहिए, आपके 70 वर्ड्स में लिखना है अराउंड, ठीक है। तो वहां पर मैं कंफ्यूज हो जाती, मेरे को 70 वर्ड्स याद ही नहीं आ रहे, मैं कैसे लिखूं, और शॉर्ट में मेरे से छोटा नहीं हो रहा, मैं कैसे लिखूं, अब वहां पे वर्ड लिमिट्स में खत्म करना है। और फिर मेरे को लगता था कि मैंने तो कुछ आंसर, एग्जैक्ट आंसर लिखा ही नहीं जो लिखना था, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्या आप लोगों ने भी ये फेस किया है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है उसका आपको बहुत लंबा आंसर याद आता है, और जो क्वेश्चन लॉन्ग में आया है उसका आंसर आपका एक लाइन में खत्म हो जाता है जब सोचने बैठते हो? तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ट्रस्ट मी बच्चों, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, और मैं हमेशा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं, अब इसको कैसे बड़ा करूं, इसको कैसे छोटा करूं, ठीक है। तो वो वाली दिक्कत भी हम अब सॉल्व करके चलेंगे। साथ में एक और मेन चीज होती है इंग्लिश में जो हमने आज तक शायद नहीं पढ़ी हो या फिर आप लोगों को नहीं बताई गई हो, दैट इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टोरी समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, स्टोरी के कुछ कोट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं जो स्टोरी में प्रेजेंट किए गए हैं, उनको हमें क्या कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। हाँ, मैं कह रही हूँ रट लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप अपने लॉन्ग आंसर्स में, स्पेसिफिकली जब आप फाइनल एग्जाम्स में जाएंगे और लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे, तो वहां पर जब आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, यानी कि आप अपने चैप्टर से, चाहे हम प्रोज की बात करें या पोएट्री की बात करें, दोनों से ही जब आप क्या यूज करते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट यूज करते हैं, एग्जैक्ट लाइंस को कोट करते हैं, तो आपको ट्रस्ट मी बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं उस एक पर्टिकुलर आंसर के लिए, यानी कि आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, एक बच्चा जो 99% ला रहा है और एक बच्चा जो सेम स्टोरी पढ़ रहा है, सेम तरीके से पढ़ रहा है, सेम टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 60-70 स्कोर कर पा रहा है। दैट्स द डिफरेंस, कि आपको आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि आपको चलो आंसर आता है, दैट्स फाइन, सबको आता है, स्टोरी सबको पता है, आपको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आंसर भी बहुत अच्छे से आता है, बट द प्रॉब्लम इज यू कांट राइट वेल। आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो अच्छे तरीके से, वहीं पर आपकी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और आपके मार्क्स कट जाते हैं, राइट। तो हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं पढ़ने का, यानी कि मैं और आप साथ में मिलकर जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं वो हम इस तरीके से करने वाले हैं कि हमें चैप्टर की स्टोरी तो पता रहेगी ही रहेगी, साथ में हमें पता रहेगा कि कौन से आंसर को हमें किस तरीके से लिखना है, सो दैट कि हमारा एक सिंगल मार्क्स भी डिडक्ट ना किया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। एंड हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि जो मैं पैटर्न आपको बता रही हूं पढ़ने का, उसमें बहुत सारी न्यू चीजें आपको पता चलने वाली हैं कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को और ग्रामर को पढ़ा जाता है। अभी तो हम लिटरेचर की क्लास कर रहे हैं सिर्फ, बाकी क्लासेस में आपको ग्रामर की क्लासेस में भी पता चल जाएगा। तो लिटरेचर में किस तरीके से पढ़ा जाता है एंड क्या वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जिनको सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी इंग्लिश की लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हमारी क्लास टीचर की नज़र में हम एक बहुत अच्छे लिटरेचर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो वो आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी देखिए, उसके इनसाइट्स आपको पूरी वीडियो में कहीं बीच बीच में मिलते जाएंगे, लेकिन लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है, मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताने वाली हूँ, एक प्रॉपर एक ऐसी चीज़ देने वाली हूँ जो कि आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैम आपने बता दिया कि मुझे तो ये करना है वो करना है, लेकिन वो मैं करूंगा कैसे, अब उसके लिए भी मुझे टाइम देना होगा अलग से। तो वो टाइम जो है आपको जो लगेगा कि मेरे को अलग से देना है, उस टाइम को मैं कम करने वाली हूं आपके लिए, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने वाली हूं चीजों को कि आपको सारी चीजें की हुई मिल जाएं। बस आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है और जाकर एज इट इज आपको आइडियाज को अपने प्रेजेंट कर देना है एग्जाम में। तो बने रहिए क्लास के अंदर, ठीक है। एंड सारे बच्चे ध्यान देंगे, अच्छे से देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है। स्टोरी पे तो ध्यान देना ही है, साथ में आपको टेक्स्ट पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके से लिखा गया है। और जो मैं बता रही हूं, जैसे कि कई बार मैं ऐसे पॉइंट्स बोलूंगी आपको कि बच्चों लिखना है, तो सभी बच्चे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जिन्होंने नहीं निकाला है वो अभी निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूं, कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप कुछ पॉइंट्स को नोट्स कर सकें क्लास के बीच में। चलिए फटाफट 2 मिनट का टाइम लेते हैं, निकालिए फटाफट।
ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कॉपी एंड पेन निकाल लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति, यानी कि सुधा मूर्ति हमारी राइटर है और ये जो चैप्टर है हमारा प्रोज है, राइट। हमारी 9th की जो बुक है, न्यू बुक, चलो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहले क्लास 9th के लिए न्यू बुक है, आपको पता है सीबीएसई ने बुक चेंज कर दी है। एनसीईआरटी की अब आपकी बुक जो पहले हुआ करती थी कौन सी, मूवमेंट एंड बिहाइव, राइट, 2 बुक हुआ करती थी आपकी। अब वो दोनों बुक नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है जो कि है कावेरी। एंड जो हमारे 16 चैप्टर्स और 8 शायद पोम्स वगैरह होती थी उनको हटा करके अब हमें सिर्फ 8 प्रोज चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड 8 ही पोम्स पढ़नी है, ठीक है। तो यानी कि आपका पोइट्री का एंड प्रोज का जो वेटेज है, जो एग्जाम में मार्किंग है, वो इक्वल हो गई है। पूरी बुक में हमें 8 पोइट्री पढ़नी है एंड 8 ही प्रोज पढ़ने। अब प्रोज एंड पोइट्री जान लेते हैं क्या होते हैं। प्रोज आपके बाकी सारे जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें हम स्टोरीज पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम प्रोज कह रहे हैं, ठीक है, जिन्हें आप चैप्टर्स कहते हैं, ठीक है। एंड पोइट्री तो आपको पता ही है जिसमें हम पोम्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आज पहला प्रोज पढ़ने वाले हैं। हमारी क्लास 9th की बुक का नाम है आपकी कावेरी, याद रखना है, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, राइटर ने खुद अपनी लाइफ के बेसिस, अपनी लाइफ के इवेंट पर, या फिर आप समझ लीजिए अपनी लाइफ के आधार पर इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है। सुधा मूर्ति हर सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, वो खुद भी एक कैरेक्टर है हमारे चैप्टर के अंदर, ठीक है। कैरेक्टर तो क्या ही मैं बोलूं, वो नैरेटर है हमारे चैप्टर की, ठीक है। क्योंकि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, खुद के फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है इस चैप्टर को। तो यानी कि वो खुद क्या है, नैरेटर है और राइटर भी है इस चैप्टर की, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का नाम देख लेते हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को सिखाया पढ़ना, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट्स में बताइए, क्या आप में से किसी ने भी कभी अपने दादा दादी को या फिर कोई भी बड़े जो एल्डरली रिलेटिव्स हों आपके घर में, कोई भी बड़े हों, उनको कुछ पढ़ना लिखना या फिर कुछ न्यू, जैसे कि मैंने अपनी दादी को और अपनी मम्मी को फ़ोन चलाना सिखाया है, उनको फ़ोन चलाना नहीं आता था, तो क्या आपने कुछ ऐसा सिखाया है। मैंने अपनी दादी को पढ़ना तो नहीं सिखाया, बट जब मेरी दादी थी तो मैं उनको पढ़कर सुनाया करती थी, ठीक है। उनको कुछ चीज़ें पढ़ना पसंद थी तो सुनना पसंद थी, मतलब उनको आरती वारती पढ़ना एंड कुछ और भी धार्मिक चीज़ें जानना पसंद था। एंड वो पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि, तो मैं उनको पढ़कर सुनाती थी। तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है, फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप में से किस किस ने अपनी दादी को या किसी को भी, कोई भी जो आपसे बड़ा है उसको कुछ सिखाया हो। चलिए फटाफट बताइए मुझे, सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है समरी, ठीक है, स्टोरी समरी। तो हम स्टोरी की समरी तो मैं नहीं कहूँगी, हालांकि हम पूरी स्टोरी ही जानेंगे, ठीक है। एक समरी टाइप समझ लीजिए, या फिर स्टोरी ही हम सुनेंगे जो कि वर्बली होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहा है और मैम जो बता रही हैं, तो वो आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। हालांकि मैं पॉइंट आउट करती जाऊँगी क्लास के बीच में कि आप लिख लीजिए, लेकिन अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी आप लोगों को लिख लेने हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों को लिख लेने। तो सबसे पहले तो हम स्टोरी जानेंगे, ठीक है, साथ में स्टोरी जानेंगे एंड उसके साथ साथ हम क्या जानेंगे, कैरेक्टर स्केचेस जानेंगे, ठीक है। हमारे जो भी स्टोरी में कैरेक्टर्स आएंगे उनके स्केचेस जान लेंगे, यानी कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या कमियां हैं उनमें और क्या क्या उन्होंने किया है, उस तरीके से हम कैरेक्टर स्केच जान लेंगे, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंग्लिश लिटरेचर पर्सपेक्टिव से। बच्चों को पता ही नहीं होता, स्टोरी पता है क्या चल रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर है, लेकिन वहीं पर जब क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि कैरेक्टर स्केच बताइए, तो आपको समझ ही नहीं आता आप क्या बताओ उसके बारे में, वो कैसा है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। नाउ वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो भी आपके डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनकी वर्ड मीनिंग देख लेंगे एंड साथ में हम एक्सरसाइजेस कुछ करेंगे बीच में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस होने वाली है। मजा आने वाला है आप लोगों को इन एक्सरसाइज को करके। ये आपकी चैप्टर के पीछे वाली एक्सरसाइजेस नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वो मत सोचिए जो कि मैम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट है क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी करेंगे जिनमें हमें मजा आ जाएगा एंड यू विल फील लिटिल नॉस्टैल्जिक,
जो कि आपको थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड की तरफ भी ले जाएंगी, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, साथ साथ में आप लर्न भी करेंगे, ठीक है। चलिए, एंड इसी के साथ साथ हमारे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। सेट इन रूरल कर्नाटका, यानी कि ग्रामीण कर्नाटका में सेटिंग है हमारे चैप्टर की। चैप्टर जो है यानी कि जो स्टोरी है हमारी, वो कहाँ पर है, कहाँ पर घटित हो रही है, वो हो रही है आपके रूरल कर्नाटका में। थीम जो है हमारे चैप्टर की वो क्या है, एजुकेशन, डिटर्मिनेशन। एजुकेशन तो आपको पता ही चल रहा होगा, रीड वर्ड से, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का ही मतलब है कि समथिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एजुकेशन, राइट। डिटर्मिनेशन एंड इंटरजनरेशनल बॉन्ड। इंटरजनरेशनल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, यानी कि दो जनरेशन। अब आपको पता होगा, आपने बहुत बार फील किया होगा, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपने कभी ना कभी फील किया होगा जनरेशनल गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, और नॉट इफ नॉट योर पेरेंट्स देन योर ग्रैंड पेरेंट्स। आई एम डैम श्योर कि आपने फील किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप समझते हैं या आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उसको नहीं समझ पाते हैं, या उनको वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, राइट। जैसे कि आपको जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता है उनको नहीं आता। जैसे कि कुछ कुछ बच्चों के घर में ग्रैंड पेरेंट्स अगर होंगे तो उनको भी लगेगा, उनको फ़ोन चलाना थोड़ा, क्या पता किसी को आता हो, कुछ के घर में ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनको नहीं आता, जैसे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को फ़ोन चलाना नहीं आता बिल्कुल। तो वो क्या है, आपके जनरेशनल गैप्स हैं, राइट। एंड उस जनरेशनल गैप के बीच में भी आपके दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो लव है, ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से होता है या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से होगा, वो लव, वो बॉन्ड एंड साथ में वो क्या है, उनका जो कनेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कैरेक्टर है, क्योंकि दिख रहा है आपको, एक तो हमारे ग्रैंड मदर है एंड उनकी कौन है, ग्रैंड डॉटर है, राइट। तो ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशन है यहाँ पर, एंड समथिंग हैपेंस इन द स्टोरी जो कि उनके बॉन्ड को, इंटरजनरेशनल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दो डिफरेंट जनरेशंस के बीच का जो बॉन्ड है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, या वो हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा। थीम ऑफ द चैप्टर आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू दी चैप्टर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू दी चैप्टर देख लेते हैं, यानी कि चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला तो आपको ऑथर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑथर कौन है, सुधा मूर्ति, ठीक है। चैप्टर किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने। जॉनरा क्या है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉनरा ऑफ द राइटिंग क्या है, यानी कि राइटिंग कैसी टाइप की राइटिंग है, ठीक है। जॉनरा से आप समझ लीजिए किस टाइप की राइटिंग है, तो वो है आपकी ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज, ठीक है। प्रोज यानी कि कोई भी ऐसे हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी हो सकता है, लॉन्ग स्टोरी हो सकती है, नॉवल हो सकती है, सारी राइटिंग्स, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो कि एक पोइट्री नहीं है, ठीक है। पोइट्री के अलावा जो भी पीस ऑफ राइटिंग्स होते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, उन सभी को हम प्रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज है। सेटिंग जो है वो नॉर्थ कर्नाटका विलेज में है, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव की सेटिंग है, यानी कि जो स्टोरी हमारी चल रही है वो उस जगह पर चल रही है। नैरेटर्स एज, नैरेटर की जो एज है वो कितनी है, 12 ईयर्स ओल्ड। एंड नैरेटर कौन है हमारा, नैरेटर इज अ ऑथर हरसेल्फ, ठीक है। जो हमारी ऑथर है सुधा मूर्ति, वही हमारी क्या है, नैरेटर ऑफ द स्टोरी भी है, राइट। लेकिन स्टोरी को जब वो सुना रही है, जिस पर्सपेक्टिव से उन्होंने स्टोरी लिखी है, तो उनकी जो एज है उसमें वो कितनी है, 12 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं, कैसे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाया वो बता रही हैं। तो जिस टाइम पर वो सिखा रही हैं, ठीक है, तो वो कितने साल की है, 12 साल की है, ठीक है। तो नैरेटर की एज आपको बहुत याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको जरूर पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एज ऑफ द नैरेटर ऑफ द चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, राइट। तो आपको याद रखना है कितनी है, 12 ईयर्स ओल्ड। और सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एज ऑफ सुधा मूर्ति एज अ नैरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, सुधा मूर्ति इज अ ऑथर ऑफ द स्टोरी, बट शी हरसेल्फ इज अ नैरेटर ऑफ द स्टोरी, एंड एट द पॉइंट ऑफ नरेटिंग द स्टोरी शी इज 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यानी कि नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने साल की हैं, 12 साल की हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर की क्या एज है, 62 ईयर्स, ठीक है। ग्रैंड मदर कितने साल की है, 62 ईयर्स ओल्ड हैं वो। लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है, कन्नड़ लिटरेचर, ठीक है। जो आपकी
ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है, प्रोज है, वो कौन सी लैंग्वेज में? आपके कन्नड़ लिटरेचर का पार्ट है। एंड करमवीर वीकली, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड साथ में आप देख लीजिए सेंट्रल थीम्स ऑफ द चैप्टर क्या है। सेंट्रल थीम्स क्या है हमारे चैप्टर की, वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, सबसे पहली थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, यानी कि आपके जीवन में एजुकेशन की, आपके पढ़ा लिखा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें स्टोरी से पता चलेगा। क्योंकि स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा एक बहुत छोटा सा इवेंट समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए एक छोटा सा लाइफ मोमेंट है, ग्रैंड मदर की लाइफ में आता है, वेयर शी रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज back then to read and write when she couldn't read and write or she couldn't have education। तो वो उसमें सोचती है इसके बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए पढ़ना लिखना आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। साथ ही इंटरजनरेशनल लव एंड रिस्पेक्ट, जो कि हम पहले देखते हैं। डिटर्मिनेशन नोज नो एज, यानी कि ये भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी काम को करने का ठान लें तो आपकी एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में कोई भी काम करने के बारे में सोच सकते हैं एंड ठान सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हम रियलाइज करते हैं हमें कुछ करने का मन होता है, राइट, हम बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं उस काम को करने की, लेकिन हम अपनी एज की वजह से थोड़ा शर्म कर लेते हैं उस काम को करने की कि ओ अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ इस काम को करने के लिए, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमारी लेटर लाइफ में, यानी कि जब आप 30s में 40s में पहुंच जाते हैं तो ये ख्याल ज़्यादा आता है, अभी की एज में तो नहीं आता, ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिपेंडेंस थ्रू लर्निंग, यानी कि हमें एक और थीम मिलेगी, हाउ लर्निंग, हाउ नॉलेज, अक्वायरिंग नॉलेज मेक्स यू इंडिपेंडेंस। कैसे आप नॉलेजेबल होने के बाद आप एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं, आप एक इंडिपेंडेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। नाउ रेवरेंस फॉर द टीचर गुरु, यानी कि गुरु की किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है, क्या उनका औहदा होता है हमारी लाइफ में, वो भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग की क्या पावर होती है, वो भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में भी हमें एक स्टोरी देखने को मिलेगी जिससे कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करती हैं ग्रैंड मदर, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। चलिए, हेयर इज अ कोट फ्रॉम आवर चैप्टर, ये कोट हम देख लेते हैं। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, ठीक है, एंड दैट्स वेरी ट्रू। बहुत अच्छा थॉट है ये कि सीखने के लिए कोई भी उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, आप किसी भी एज में जो चाहे वो सीख सकते हैं, ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर हम सिंपल एक लाइन में कहें तो, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है ये, काफ़ी, मुझे तो काफ़ी गहरी लगती है ये बात कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट। आप किसी भी एज में, आप ओल्ड एज में जाकर भी कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अभी ऑब्वियसली हम बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं, राइट, लेकिन जनरली लोगों का पर्सपेक्टिव ये बन जाता है कि अरे एक लिमिट तक, एक एज तक हम सीखते हैं चीज़ें, उसके बाद तो हमें ये नहीं सीखनी चाहिए या हमें इंडल्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों लाइफ में जो है हर दिन एक नई अपडेट आती है, ठीक है, सोसाइटी में हर एक दिन एक नई चीज़ आ रही है। तो क्या अगर आप बूढ़े हो गए, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनको ऐसा लगता होगा कि अरे अब हम सीख के क्या करेंगे, अब तो हम कुछ सालों के मेहमान हैं, ऐसा मैंने सुना है लोग बोलते हैं। तो उस थॉट को नेग्लेक्ट करते हुए ये हमें बता रहा है कि सीखने की कोई एज नहीं होती, आपको जब जो चीज़ सीखने का मन है आप तभी वो चीज़ सीखिए, बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी, राइट, एंड उस जर्नी का मतलब ये है कि हम हमेशा सीखते रहें। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, हम कभी भी सीखना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको हर दिन लाइफ में, मतलब आप समझ लीजिए जब से आप पैदा हुए हैं और तब से जब तक आप बूढ़े होंगे, मरेंगे, तब तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप सीख सकते हैं, राइट। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाएंगे और ख़त्म ही हो जाएंगी चीज़ें, आप सब सीख गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं और आपको हमेशा नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेंगी, बट इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू कि आप उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, सीखते हैं या नहीं सीखते, या फिर आप ब्रेव इनफ हैं उस एज में कि आप नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं करते।
चलिए तो स्टोरी शुरू करते हैं। पहला पार्ट 1 है हमारा सेटिंग द सीन। सीन को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे शुरू हो रहा है, ठीक है। नैरेटर जो है हमारी 12 इयर्स की हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? नॉर्थ कर्नाटका विलेज में, ठीक है। अब बिना कोई बात करे हुए सीधा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका विलेज में रहती हैं एंड वहाँ पर जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर क्या है, काफ़ी पुअर ट्रांसपोर्ट है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है चैप्टर में? क्योंकि हमें स्टोरी में बताया गया है कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो हैं वो एक दिन बाद वहां पर आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्थ कर्नाटका विलेज में जहां पर हमारी नरेटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं, वहां पर मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स जो हैं वो कब आते हैं? एक दिन बाद आते हैं। यानी कि आज का अगर न्यूज़पेपर है तो वो कब आएगा? कल आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में तो आपको सुबह ही न्यूज़पेपर मिल जाता है, राइट। सुबह सुबह ही आज का न्यूज़पेपर आपके सामने सुबह ही आ जाए, लेकिन वहां पर वो एक दिन बाद पहुंचता है, इतना क्योंकि ट्रांसपोर्ट खराब है वहां का, ठीक है। नाउ अबाउट त्रिवेणी एंड काशी यात्रा। अब जो न्यूज़पेपर हमारे चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, जो दादी हैं, ठीक है, नैरेटर की जो दादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है एक राइटर को लेकर के, ठीक है। एंड वो राइटर जो है वो क्या करती हैं, त्रिवेणी, त्रिवेणी इज हर नेम। त्रिवेणी कौन है? बिलव्ड कन्नड़ ऑथर, ठीक है। यानी कि एक कन्नड़ ऑथर हैं जो कि क्या लिखती हैं, कन्नड़ लिटरेचर की एक ऑथर है, और वो अपनी एक राइटिंग है उनकी काशी यात्रा, ठीक है। ये आई डोंट नो व्हाई इट इज रिटन ई, बट दिस इज काशी यात्रा, ठीक है। आई गेस ये कन्नड़ एक्सेंट की वजह से ऐसा लिखा है, बट ये आप यात्रा समझ लीजिए, ठीक है। तो काशी यात्रा के बारे में एक राइटिंग है उनका, पीस ऑफ राइटिंग है। मैगजीन में वो आर्टिकल आता है हर दिन, वो स्टोरी बढ़ती है आगे। एंड जो दादी माँ है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है, बहुत सारे। तो त्रिवेणी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली ऑथर हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना है त्रिवेणी इज अ कन्नड़ लैंग्वेज ऑथर, ठीक है। नाउ कन्विंसिंग स्टाइल डाइड यंग। अब हमें बताया गया है कि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग होती हैं, बहुत अच्छी सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में चलते हैं उनको लेकर लिखती हैं। एंड बहुत ही अच्छी राइटिंग्स वो लिखती हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी डाइड एट अ वेरी यंग एज, वो बहुत यंग एज पर मर जाती हैं। लेकिन आज भी उनकी नॉवेल्स, उनकी राइटिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं एंड कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लिटरेचर में उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर नॉवल काशी यात्रा सीरियलाइज्ड इन द वीकली करमवीर, हाँ। और उनकी जो ये नॉवल है काशी यात्रा, ठीक है, उनकी ये नॉवल है एक काशी यात्रा, जिसको क्या किया गया था? सीरियलाइज्ड किया गया था। यानी कि उसके आधार पर एक सीरियल बनाया गया था जो कि किस में आता था? वीकली आता था करमवीर में, ठीक है। करमवीर माइट बी द चैनल ऑन विच इट वॉज कास्टेड, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस, आप लोग इसको सर्च करना कि वॉज अ करमवीर चैनल, हाँ। बट जहाँ तक मुझे पता है कि इट वॉज अ चैनल जिसपे वो सीरियल आया करता था, जो कि कौन सी नॉवल पे बेसिस था? आपकी काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी के द्वारा लिखी गई काशी यात्रा के आधार पर एक सीरियल बनाया गया था एंड वो आपका वीकली करमवीर पर आता था। एंड उस पर क्या था, प्लॉट क्या था उस नॉवल का, ठीक है। प्लॉट यानी कि उस नॉवल की स्टोरी क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। एक ओल्ड लेडी होती है, ठीक है, उस नॉवल के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है एंड वो काफ़ी मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं और वो बहुत सारे पैसे सेव करती हैं काफ़ी काम कर करके। कहाँ? काशी यात्रा पर जाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ लीजिए, कहते हैं ना उनका गोल होता है लाइफ का कि वो काशी यात्रा करने जाए, काशी वाराणसी घूमना चाहती हैं वो, एंड उसके लिए वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसी स्टोरी में एक लड़की आती है, यंग ऑर्फन गर्ल होती है, ठीक है, यानी कि अनाथ लड़की होती है एंड उसको किसी से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो जो ओल्ड लेडी होती है आपकी काशी यात्रा नॉवल के अंदर, वो क्या करती हैं, उस लड़की की शादी के लिए जो पैसे वो काशी यात्रा के लिए इकट्ठे कर रही होती है इतने सालों से, इतने टाइम से, वो पैसे वो उस लड़की की शादी के लिए दे देती हैं। एंड वो उसमें लास्ट में कहती हैं कि काशी यात्रा पे जाने से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी शादी में पैसे खर्च करना, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ कहती हैं वो कि ये ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम है। और वो एक मंदिर जाना चाहती हैं, काशी में एक मंदिर को विजिट करना चाहती हैं वो। तो उन भगवान, जिस भगवान का वो मंदिर होता है, उनकी यात्रा या फिर उनके पास जाने से, उनको मिलने से ज़्यादा अच्छा काम, पुण्य का काम बताती हैं वो इस लड़की की शादी में पैसे को खर्च करना, ठीक है। तो काशी जाने की बजाय वो अपना सारा
पैसा जो उन्होंने बचाया होता है काशी की यात्रा के लिए, वो एक ऑर्फन गर्ल की वेडिंग के लिए खर्च कर देती हैं, राइट। अब आती है हमारी स्टोरी की कैरेक्टर, कौन है आपकी ग्रैंड मदर कृष्टिका, ठीक है। ग्रैंड मदर कृष्टिका कौन है, आपकी सुधा मूर्ति की दादी जी, ठीक है। एंड अब वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंसीडर करती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, नेवर वे, हाँ सबसे पहले कृष्टिका के बारे में जान लेते हैं हम, यानी कि दादी जी के बारे में जान लेते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गई, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पढ़ नहीं सकती, कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती, ठीक है। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को नैरेटर, यानी कि नैरेटर कौन है, सुधा मूर्ति, जो कि 12 साल की है इस समय पर, ठीक है। तो सुधा मूर्ति क्या करती हैं, ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट एपिसोड होता है उस नॉवल का, जो कि वीकली उसमें आता है, उसको क्या करती हैं, पढ़कर सुनाती हैं, ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर में आता था वो मतलब क्या कहेंगे, एपिसोड कह लीजिए, हाँ एपिसोड। एंड उसको वो क्या करती थी, पढ़कर सुनाती थी अपनी दादी जी को हर वेडनेसडे को, ठीक है। Now, कृष्टिका आइडेंटिफाइड डीपली विद द नॉवेल्स ओल्ड प्रोटैगनिस्ट, यानी कि ओल्ड प्रोटैगनिस्ट किसको कहा गया है, दिस ओल्ड लेडी, ठीक है। ओल्ड लेडी जो अपनी लाइफ की सेविंग्स को सैक्रिफाइस कर देती हैं एक ऑर्फन लड़की की शादी के लिए, ठीक है। तो जो हमारी दादी है, हमारी दादी यानी कि नैरेटर की जो दादी हैं, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्या करती हैं, फील करती हैं, या फिर अपने आप को समझती हैं किसकी तरह, इस ओल्ड लेडी की तरह, ठीक है, जो कि किसमें है, काशी यात्रा नॉवल की कैरेक्टर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, काशी यात्रा त्रिवेणी के द्वारा लिखी गई एक नॉवल है, एंड उसमें एक ओल्ड लेडी होती है जो कि काशी की यात्रा करना चाहती हैं, उसके लिए वो अपनी लाइफ भर सेविंग्स करती हैं काफ़ी ज़्यादा, बट एट द एंड वो एक ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए अपनी वो लाइफ सेविंग्स सेक्रीफाइस कर देती हैं। एंड जो नैरेटर की दादी हैं, उनको ये नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, एंड वो अपने आप को, दादी अपने आप को उस ओल्ड लेडी के कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करती हैं, यानी कि वो अपने आप को वैसा ही समझती हैं, ठीक है। वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अपने आप को समझती हैं। चलिए, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जो भी मेन कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। नाउ दिस इज द पार्ट 2, आगे देखते हैं स्टोरी में, द क्राइसिस। अब क्या है हमारा पार्ट 2 का नाम, द क्राइसिस, ठीक है। तो अब क्या होता है, नैरेटर जो है, जो हर वेडनेसडे को अपनी दादी को स्टोरी सुनाया करती थी, वो अपने कहाँ चली जाती हैं, कज़न की शादी को अटेंड करने के लिए अगले गाँव में, थोड़ी मतलब किसी दूसरे गाँव में चली जाती हैं, एंड स्टेज फॉर अ होल वीक, और वो पूरे हफ्ते तक वहाँ पर रहती हैं। अब क्योंकि नैरेटर अपने कज़न की शादी में दूसरे गांव गई हुई हैं, तो वो जो वीक है जिस पे नैरेटर वहाँ रही हैं, तो वो नॉवल, तो क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, आप कोई सीरियल देख रहे हो या आप कोई सीरीज़ देख रहे हो आजकल, या फिर आप क्या देखते हैं, एनिमे सीरीज़ देखते हैं, राइट। तो आपका एनिमे सीरीज़ का कोई नया एपिसोड आ रहा है, ठीक है, एंड आप उसको देख नहीं पा रहे आपके सामने, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है, मिस हो जाए या फिर आपसे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, फिर आपको दुख भी होता है, तो ऐसा ही है। एंड वो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही हैं उस टाइम पर, क्योंकि नैरेटर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और दादी को वो स्टोरी जाननी है आगे के एपिसोड, और वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पलेस फील करती हैं यहाँ पे, ठीक है। Now, Karamveer arrives, but कृष्टिका कैन नॉट रीड द न्यू एपिसोड। अब क्योंकि करमवीर तो आ जाती है वेडनेसडे को, एंड कृष्टिका यानी कि दादी जी जो हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड जो है उस सीरीज़ का, उसको नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। एंड स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में दादी माँ ये भी मतलब बताती हैं कि उन्हें इस बात का काफ़ी दुख है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, क्योंकि उन बचपन में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाई, ठीक है। नाउ रीड द न्यू एपिसोड, अब वो न्यू एपिसोड को पढ़ नहीं सकती, तो व्हाट शी डज, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने हाथों को पेजेस के ऊपर रब करती हैं, यानी कि उनको छू कर देखती है। एंड एट द पॉइंट व्हेन शी वाज डूइंग दिस, रबिंग हर हैंड्स ओवर द पेजेस, तो वो एक बात भी कहती हैं, कि बाद में ये बताती हैं वो नरेटर को, एंड वो कहती हैं कि मैं ऐसा कर रही थी ताकि वो समझ सकें कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मतलब पेजेस वो स्टोरी फील कर सके कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, कि मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ पर मैं पढ़ नहीं पा रही। टू एम्बैरस टू आस्क नेबर्स, और वो किसी मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं इस बात के लिए कि वो नेबरहुड में किसी से जाकर बोलें कि वो कोई उन्हें स्टोरी पढ़कर सुना दे, तो वो ऐसा नहीं कर पाती, राइट। अब बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है, थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशन है, कि उनको पढ़नी भी है स्टोरी, नरेटर प्रेजेंट नहीं है, एंड वो नेबर्स के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो काफ़ी एम्बैरेस्ड है। नाउ द मूनलाइट कन्फेशन, फिर क्या आता है आपका, मूनलाइट कन्फेशन आता है, यानी कि जो दादी हैं वो अपने एम्बैरेसमेंट को कन्फेस करती हैं नैरेटर से, क्योंकि जब नैरेटर वापस आती है तो वो क्या करती है, अवा
अव्वा कह सकते हैं इसको बच्चे, या एवा, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इन कन्नड़, ये कन्नड़ में वर्ड है, ठीक है। तो नैरेटर अपनी दादी को अव्वा कहती हैं, ठीक है, ये आप याद रखना, नैरेटर अपनी दादी को अव्वा कहती हैं, एंड दिस इज अ कन्नड़ वर्ड, एंड मे भी हो सकता है कि ग्रैंड मदर को एड्रेस करने के लिए किया जाता हो वहाँ पर, बट चैप्टर में ये ग्रैंड मदर को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है नैरेटर के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, वो जब नैरेटर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि दादी की आंखों में ना आंसू होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी परेशान होती हैं, एंड वो उनकी आंखें भरी हुई होती हैं पूरी, ठीक है, अ साइट शी हैड नेवर सीन। और क्योंकि नैरेटर को ऐसा लगता है उस समय पर, नैरेटर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है इस चीज़ को देखे, क्योंकि नैरेटर ऐसा मेंशन करती है कि उन्होंने अपनी दादी को बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी कभी रोते हुए, ऐसे घबराते हुए नहीं देखा है, स्पेशली उन्होंने रोते हुए तो कभी नहीं देखा। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को उनकी दादी ने हल किया है, या फिर बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन वो कभी नहीं रोई। लेकिन आज पहली बार नैरेटर ने उनको क्या देखा है, रोते हुए देखा है, या फिर उन्हें उनकी भरी हुई आंखें देखी हैं, राइट। द नाइट ऑन द ओपन टेरेस, और फिर उस दिन रात को जब नैरेटर आती हैं तो दादी कुछ नहीं कहती उससे, नैरेटर भी कुछ नहीं पूछती उनसे, हालांकि नैरेटर एक बार पूछती हैं कि क्या हुआ दादी, बट दादी कोई जवाब नहीं देती, तो नैरेटर फिर आगे नहीं पूछती हैं। लेकिन उसी दिन रात में वो लोग कहाँ, अपने टेरेस पर सो रहे होते हैं ओपन मून में, है ना, अंडर अ फुल मून, और वो फुल मून की नाइट होती है। अव्वा होल्ड्स हर हैंड एंड स्पीक्स, और फिर अव्वा क्या करती हैं, उनके पास आती हैं, नैरेटर के पास आकर बैठती हैं और उनके हाथों को पकड़ती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नैरेटर को समझ में आ जाता है कि अव्वा जो है वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। वी आर, तो वो पूछ लेती हैं कि क्या बात है। वी आर वेल ऑफ, बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब वो कहती हैं कि हम लोग काफ़ी सही हैं, हमारे पास पैसे वैसे सब कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो अव्वा जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, एंड वो अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि उन्हें क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। एंड इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, उन्हें पढ़ लिख कर बनना है, ठीक है। वो इच्छा जाहिर करती हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना सीखना है, ठीक है। अव्वाज डिसीजन, अब वो क्या डिसीजन लेती हैं, वो नैरेटर से कहती हैं कि नैरेटर उन्हें क्या करें, पढ़ना सिखाएं, ठीक है, पढ़ना लिखना सिखाएं। एंड वो डिसीजन लेती हैं कि रिजॉल्व्स टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। एंड वो डिसाइड करती हैं, वो नैरेटर को बोलती हैं कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाओ तुम, ठीक है। तो नैरेटर जो है वो काफ़ी, मतलब नैरेटर पहले थोड़ा मजाक भी उड़ाती हैं अपनी दादी का, कि आप इस एज में पढ़ना लिखना सीखेंगी, ठीक है। एंड वो अपने लिए एक डेडलाइन भी डिसाइड कर लेती हैं दादी, ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे मजाक उड़ाती हैं। वो क्या करती हैं, अपने लिए एक डेडलाइन भी डिसाइड कर लेती हैं, एंड वो डिसाइड करती हैं कि सरस्वती पूजा जो डे होगा दशहरा के दौरान, ठीक है, दशहरा और दशहरा, टू रीड अ नॉवल ऑन हर ओन। वो डिसाइड करती हैं कि तब तक वो क्या कर लेंगी, पढ़ना लिखना मतलब पढ़ना सीख जाएंगी, ठीक है। वो सीखना चाहती हैं, उनकी डेडलाइन है कि तब तक मुझे सीख ही जाना है किसी भी हालत में। एंड शी वॉज सो डिटरमाइंड टू लर्न टू रीड, राइट, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती हैं। अब नैरेटर को जब ये पता चलता है कि वो कहती हैं दादी कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाओ, तो नैरेटर क्या करती हैं, पहले उनका मजाक उड़ाती हैं, ठीक है, नैरेटर जोक्स। अब वो क्या कहती हैं, At 62 with grey hairs and wrinkled hands, you want to learn the alphabet। यानी कि वो हंसते हुए कहती हैं कि 62 साल की उम्र में जब आपके बाल पूरे ग्रे हो गए हैं, आपके हाथ की खाल जो है वो सिकुड़ गई है, रिंकल्ड स्किन हो गई है आपकी, तब आप कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं दादी का। बट जो दादी हैं, अव्वा हैं, वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ स्माइल करती हैं, एंड शी सेज फॉर अ गुड कॉज इफ डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। यानी कि ये चैप्टर में हमें बताया जाता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो, ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल से बाहर आ सकते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है परेशानी, दुविधा, ठीक है, दुविधा अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आप किसी भी दुविधा से बाहर आ सकते हैं। अब वह द वंडरफुल स्टूडेंट, नाउ अब क्या होता है, ठीक है, नैरेटर उनको सिखाना शुरू कर देती है, एंड अब वह प्रूव्ड हर सेल्फ टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, लेसन जब शुरू होते हैं अगले दिन, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ती हैं, लिखती हैं, रिपीट करती हैं चीज़ों को, एंड रिसाइट करती हैं। इवन जो होमवर्क उनको मिलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा वो काम करती हैं, ठीक है। नाउ विद फुल डेडिकेशन, काफ़ी वो डेडिकेटेड रहती हैं। एंड नैरेटर इज हर ओनली टीचर। कौन होती है उनकी टीचर, यानी कि कौन सिखा रहा होता है दादी माँ को पढ़ना, नैरेटर हर सेल्फ। 12 साल की सुधा मूर्ति अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखा रही होती हैं, ठीक है। अव्वा बिकम्स हर वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, और अव्वा जो है यानी कि उनकी दादी जो है वो उनकी पहली स्टूडेंट बन जाती हैं। एंड एट द पॉइंट शी
शी मेंशन, अभी वो मेंशन करती हैं स्टोरी लिखते समय कि वो पहली स्टूडेंट थी एंड समहाउ आई वाज गेटिंग द आइडिया कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। वो हालांकि अव्वा मेरी पहली स्टूडेंट थी, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को बड़े होकर के पढ़ाऊंगी, राइट। द टचिंग फिनाले, अब आता है हमारा टचिंग फिनाले, दशहरा का दिन, ठीक है। नाउ नैरेटर सीक्रेटली बाइज काशी यात्रा, यानी कि नैरेटर जो है वो अपनी दादी को गिफ्ट करने के लिए काशी यात्रा खरीदती है, नॉवल खरीदती हैं, ठीक है। नाउ अ पब्लिश नॉवल एज अ सरप्राइज गिफ्ट, जो कि अब पब्लिश हो चुकी है उस समय पर, ठीक है। पहले सीरीज में आती थी, अब वो नॉवल एज अ नॉवल पब्लिश हो चुकी थी एंड वो उसको एज अ गिफ्ट खरीदती है अपनी दादी के लिए। एंड दादी क्या खरीदती है उनके लिए, फ्रॉक मटेरियल, यानी कि फ्रॉक के लिए कपड़ा खरीदती हैं। देन बेंड्स एंड टचेस द नैरेटर्स फीट, और यहाँ पर दादी क्या करती हैं, जब नैरेटर को गिफ्ट देती हैं तो वो नीचे झुकती हैं और नैरेटर के पैर छूती हैं। एंड नैरेटर इस बात में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक देखा था कि छोटे जो होते हैं वो अपने से बड़ों के, टीचर्स के, अपने रिलेटिव्स के, पेरेंट्स के, इन भगवान के पैर छूते हैं, पर बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। दिस वॉज सो स्ट्रेंज मूवमेंट फॉर हर, वो काफ़ी स्ट्रेंज था कि उनकी दादी जो कि बड़ी हैं उनको, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, बड़े छोटों के पैर नहीं छूते हैं। एंड दादी तो बिल्कुल नहीं छू सकती, राइट। हम हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स एंड आपके गॉड सबकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड हम उनके पैर छूते हैं, राइट। ऐसा आइडिया था उनको। लेकिन जब दादी उनके पैर छूती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होता है उनके लिए वो। एंड फिर दादी उस चीज़ पे कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। वो कहती हैं कि मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ, मेरी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, ठीक है। वो ऐसा कहती हैं। सी रीड्स द टाइटल काशी यात्रा अलाउड, और वो तेज से, मतलब ऊंची आवाज में काशी यात्रा का टाइटल पढ़ती हैं। शी हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, और वो काफ़ी, मतलब इस लाइन का मतलब है कि वो पढ़ना सीख जाती हैं, राइट। तो दिस वॉज द स्टोरी कि फाइनली मतलब फिनाले में वो ये करती हैं कि वो पढ़ना सीख जाती हैं। दशहरा के दिन वो पहली बार पढ़ती हैं खुद से, एंड वो अपने टीचर को एज अ ऑनर और उनकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए नरेटर के पैर छूती हैं, ठीक है ना। चलिए काशी यात्रा मतलब सॉरी काशी यात्रा कह रही हूँ, कृष्णिका और अव्वा द ग्रैंड मदर, उनका कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं हम। 62 ईयर्स ओल्ड है वो, कभी भी फॉर्मल स्कूलिंग उन्होंने नहीं की है। वार्म, अफेक्शनेट एंड इमोशनली रेजिलियंट है वो चैप्टर के अंदर। डीपली कनेक्टेड टू स्टोरीज एंड लिटरेचर, उनका जो कनेक्शन टू द लिटरेचर, स्टोरीज एंड नॉवेल्स है, क्योंकि काशी यात्रा से वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होती हैं एंड वो उसकी एक ओल्ड लेडी कैरेक्टर से भी अपने आप को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती हैं, क्योंकि बावजूद इसके कि नैरेटर उनका मजाक उड़ाती हैं, वो फिर भी अपने डिसीजन पे काफ़ी फर्म रहती हैं एंड वो बहुत जल्दी तेज़ी से सीखना, लिखना पढ़ना सीखती हैं। ऑनर्स ग्रैंड डॉटर एज हर गुरु, अपनी ग्रैंड डॉटर को एज अ गुरु ऑनर करती हैं, हाँ, उनकी डेडलाइन को डिसाइड करती हैं। हम्बल रहती हैं, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी अपना वो नहीं लाती बड़ा वाला एटीट्यूड कि ओ मेरे से छोटी है तो मैं इसके पैर क्यों, वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं एज अ गुरु उनकी नैरेटर की। वैल्यूज़ इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ओवर वेल्थ, यानी कि पैसे की बजाय वो अपनी डिग्निटी और अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा वैल्यू करती हैं। इसीलिए वो उस एज में भी क्या डिसाइड करती हैं, पढ़ने का डिसाइड करती हैं कि वो सीखेंगी कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शी फील्स कि हाँ मुझे कुछ तो है जो कमी है मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, अपना पढ़ना लिखना सीखती हैं। आइडेंटिफाइज विद प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा, काशी यात्रा के प्रोटैगनिस्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं, हु वॉज एन ओल्ड लेडी हु सैक्रिफाइसेस हर लाइफ सेविंग फॉर एन ऑर्फन गर्ल्स वेडिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। बिलीव्स फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और दादी माँ का मानना होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। द नैरेटर का कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, ठीक है। मेन हमारे दो ही कैरेक्टर हैं, नैरेटर एंड दादी। तो दादी का कैरेक्टर स्केच देख लिया, अब नैरेटर यंग सुधा। नैरेटर कौन है, यंग सुधा, 12 ईयर्स ओल्ड यंग सुधा, ठीक है। 12 ईयर्स ओल्ड, लिव्स विद ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। एविड रीडर, रीड्स करमवीर एपिसोड्स अलाउड, हाँ, करमवीर एपिसोड्स को बहुत तेज से पढ़ती हैं, अपनी दादी को सुनाती हैं। इनिशियली लाफ्स एट अव्वाज एम्बिशन, हालांकि क्योंकि वो बच्ची हैं, राइट, तो वो एज अ चाइल्ड पहले हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं अव्वा के एम्बिशंस को लेकर के, लेकिन बाद में वो क्या करती हैं, उनको सिखाती भी हैं, राइट। क्विकली बिकम्स अव्वाज डिवोटेड पेशेंट टीचर, और जल्द ही वो क्या बन जाती है, उनकी धैर्यवान टीचर बन जाती हैं एंड काफ़ी ध्यान से, काफ़ी आराम से
उनको सिखाती हैं। केयरिंग एंड डीपली लविंग टुवर्ड्स हर, और काफ़ी केयरिंग एंड लविंग भी रहती हैं अपनी दादी माँ के लिए, क्योंकि लास्ट में वो क्या है, उनके लिए गिफ्ट भी लेके आती हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, वो नॉवल, ठीक है। सीक्रेटली बाइज काशी यात्रा एज अ सरप्राइज गिफ्ट, लेटर बिकम्स अ कंप्यूटर साइंस टीचर, हाँ, और बाद में वो क्या बनती हैं, कंप्यूटर साइंस टीचर भी बनती हैं। अव्वा वॉज हर वेरी फर्स्ट स्टूडेंट इन लाइफ एंड शी मेंशन कि उनकी लाइफ की पहली स्टूडेंट उनकी दादी माँ ही होती हैं, अव्वा होती हैं। नाउ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे वर्ड है। एडेंट, जो कि आपके चैप्टर में जब आप रीड करोगे चैप्टर तो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है एडेंट, कीन, पैशनेट, एंथुजियास्टिक, ठीक है, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, एडेंट इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ तो कीन इंटरेस्ट, ठीक है। सैवरिंग, सावरिंग, ठीक है, और इट वुड बी प्रोनाउंस्ड सावरिंग, ठीक है, सावरिंग। इंजॉइंग स्लोली एंड फुल्ली, ठीक है, पूरे तरीके से इंजॉय करना। इमेंसली यानी कि एक्सट्रीमली, टू अ वेरी ग्रेट डिग्री। टेकन अबैक का मतलब है सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, आपने जिसकी उम्मीद ना करी हो, तो यू कैन से टेकन बैक, और आप इसको ऐसे भी समझते हैं जैसे होता है ना एकदम पीछे हट जाना धक्के से। प्रोटैगनिस्ट, हीरो ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। डिबेट का मतलब है डिस्कशन विद ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स, यानी कि दो अलग व्यू पॉइंट्स, एक दूसरे के ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स पर डिस्कशन करना, डिबेट आपकी हो जाती है। एपिसोड वही सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑफ अ स्टोरी, यानी कि पार्ट ऑफ अ स्टोरी, जिस पार्ट में स्टोरी फॉलोड होती है उसको एपिसोड आप कह सकते हैं। कन्विंसिंग का मतलब है बिलीवेबल एंड परसुएसिव, जो कि आपको विश्वास करने पे मजबूर कर दे। कम्युनिटी, पीपल लिविंग इन वन एरिया टुगेदर, एक एरिया में रहने वाले लोग एक साथ। कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता ही होगा, फोकस्ड, अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन, हाँ, ऐसी अटेंशन जो कि डिस्ट्रैक्ट ना हो आप जिसमें। पुण्य यानी कि रिलीजियस मेरिट, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये आपका जैसे पुण्य का काम होता है, काशी यात्रा पे जाना पुण्य का काम समझती हैं वो। एंड लेटर ऑन शी डिसाइडेड कि ऑर्फन लड़की की शादी करवाना उससे भी बड़ा पुण्य है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब है रिगार्डलेस ऑफ और विदाउट कंसीडरिंग, जब आप किसी चीज को कंसीडर किए बिना आगे किसी दूसरी चीज पे मूव कर जाएं तो दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। नाउ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, अब नाउ स्टोरी में हमें कुछ कॉज देखने को मिले एंड उसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज पुअर इन द विलेज, हमारा क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है विलेज के अंदर वो काफी पुअर था, एंड उसका कॉज क्या था कि मॉर्निंग पेपर जो थे, वीकली मैगजीन्स जो थी, वो क्या होती थी, लेट पहुंचती थी गाँव में। कब पहुंचती थी, एक दिन बाद पहुंचती थी, ठीक है। कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, कृष्टिका जो दादी हैं वो कभी स्कूल नहीं गई थी, एंड उसका इफेक्ट क्या था, शी कुड नॉट रीड एंड डिपेंडेंट ऑन दी नरेटर, वो पढ़ नहीं सकती थी और इसीलिए वो नरेटर पे डिपेंड करती थी पढ़ने के लिए उनकी नॉवल काशी यात्रा। एंड जब नरेटर अपने कजन की वेडिंग में चली जाती हैं तो वो काफ़ी हेल्पलेस फील करती हैं। दिस वॉज द कॉज ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ हिर नॉट बीइंग एबल टू रीड और नॉट वेंट टू स्कूल। कृष्टिका डीपली आइडेंटिफाइड विद काशी यात्रा, कृष्टिका अपने आप को काशी यात्रा की जो ओल्ड लेडी थी उससे काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई करती थी, एंड शी वॉज अब्सॉर्ब्ड इन द स्टोरी। इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब की गई थी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टोरी में ही अपने आप को पार्ट समझती थी वो। एंड डिस्कस्ड इट विद फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया करती थी, ठीक है, बैठ करके। नाउ द नैरेटर स्टेड एट अ वेडिंग फॉर अ वीक, जब नैरेटर अपनी कज़न की शादी में जाती हैं और वहाँ पर एक हफ्ते तक रहती हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कृष्टिका मिस्ड द एपिसोड एंड वाज लेफ्ट इन टीयर्स, वो एक एपिसोड मिस कर देती हैं एंड फिर वो किसमें, आंसू, मतलब जब नैरेटर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि दादी माँ रो रही होती हैं, पहली बार नैरेटर दादी को रोते हुए देखती हैं। एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर गर्ल्स, हाँ, कॉज होता है, दादी बताती हैं कि उनके बचपन में उस समय पर एजुकेशन को एसेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, लड़कियों के लिए उनको नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था, जिसका कॉज होता है कि ग्रैंड मदर जो हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और वो पढ़ लिख नहीं पाती थी। ग्रैंड मदर रेग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल ना जाने को रेग्रेट भी करती हैं, एंड उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। शी इंश्योर्ड ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड, और वो इस चीज़ को भी बताती हैं चैप्टर के अंदर कि इसीलिए मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाई तो मैं अपने बच्चे और उनके बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजूंगी, एंड दैट वाज द इफेक्ट ऑफ हर नॉट
her not being able to go school, so she decided to send her all her children and the grandchildren to school. तो वो decide करती हैं कि वो अपने सारे बच्चों को and उनके बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजेंगी। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ ट्रू फॉल्स। हो गई ना आपकी बचपन वाली एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि बचपन में ट्रू फॉल्स करने में बहुत मज़ा आता था ना। चलिए तो सबसे पहला, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। क्या ग्रैंड मदर कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए सीखना चाहती थी? जी हाँ, उनको क्या था, रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नरेटर पे, एंड देन शी डिसाइडेड कि वो इंडिपेंडेंट बनेंगी, अपनी डिग्निटी को वापस लाएंगी एंड वो कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगी। डिस्पाइट ऑफ बीइंग 62 ईयर्स ओल्ड शी डिसाइडेड टू लर्न अल्फ़ाबेट्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। Now, the grandmother asked someone in the village to read काशी यात्रा to her। क्या grandmother ने किसी को पूछा था, मतलब ऐसे neighborhood में पूछा था काशी यात्रा को पढ़ने के लिए? किस समय? जब narrator अपने cousin की शादी में गई हुई थी next village। No, she didn't ask anyone, ठीक है, she did not ask anyone, so this was the false। She was way too embarrassed to ask neighbors to read out this काशी यात्रा for her। The narrator was the grandmother's first teacher and taught her to read कन्नड़। नैरेटर जो है वो ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी एंड उनको क्या करना, कन्नड़ पढ़ना सिखाया था। जी हाँ, नैरेटर ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी एंड ग्रैंड मदर नैरेटर की पहली स्टूडेंट थी। आपको याद रखना है, नैरेटर ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी एंड ग्रैंड मदर नैरेटर की पहली स्टूडेंट थी, ठीक है। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ग्रैंड मदर का मानना था कि लर्निंग के लिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, ये भी ग्रैंड मदर का मानना था एंड दिस इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि हम लोगों को भी एक लाइफ लेसन दे रही है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कुछ भी पढ़ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बच्चों, आपको बता रही हूँ, अगर आप कभी भी किसी को देखें कि वो एक मतलब बहुत बड़े हैं एंड वो बहुत छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, राइट, अक्सर क्या होता है, हम थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हम उनके उस सिचुएशन को ना समझते हुए हम फन बनाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं उनका कि अरे इस उम्र में पढ़ रहे हैं, अरे इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता। वी शुडंट डू दैट, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन क्या महसूस कर रहा है, उसने कितनी हिम्मत करी है, कितना कुछ अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को सहन किया है, उसके बाद वो इस डिसीजन पे आ पाया है कि वो इस एज में आकर के सीखेगा, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के सीखने के प्रोसेस के बीच में एक बाधा ना बने, या हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से वो बंदा जो उसने करेज इकट्ठा किया, जो वो करेजियस बना, उस लेवल से नीचे गिर जाए और फिर वो सीखने के लिए मतलब सीखना ना चाहे। नाउ द ग्रैंड मदर बिलीव देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। हाँ, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। यस, ग्रैंड मदर टच्ड हर फीट, touched the Sudhamurti's feet as a remark of respect towards her as a teacher. Yes, true. Now, the narrator was disappointed with the progress her grandmother made. क्या narrator अपनी grandmother की progress से disappointed थी? जी नहीं, grandmother की progress से वो even काफ़ी खुश थी and she even wrote कि grandmother ने उनकी expectation से ज़्यादा तेज़ी से progress की थी and she accomplished her goal, जो कि उन्होंने decide किया था deadline से पहले, दशहरा, right? दुर्गा पूजा और what पूजा was that? I just didn't remember it. हाँ, उस पूजा से पहले उन्होंने decide किया था कि वो क्या कर लेंगी, पढ़ना सीख जाएंगी एंड शी अकम्प्लिश्ड दैट। तो जो नरेटर है वो काफ़ी खुश थी, ना कि डिसअपॉइंटेड थी, वो डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं एंड दिस इज द पार्ट विच वी टॉक अबाउट कि हमें कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हमें आंसर्स को हमारे लिखना है एग्जाम्स में। चलिए देख लेते हैं। वाई वॉज द ग्रैंड मदर एम्बैरेस्ड टू आस्क नेबर्स टू रीड टू हर। अब क्यों ग्रैंड मदर एम्बैरेस थी नेबर्स को पूछने के लिए कि वो उनको पढ़कर सुनाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, अधिकतर जो हम गलती करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि हम चैप्टर की लाइंस को ही लिखना चाहते हैं, हम जो चैप्टर में हमें जैसे बताया गया हम वैसे ही लिखते हैं, बट नहीं, लिटरेचर में आपको अपने वर्ड्स में भी आंसर लिखने हैं, राइट। लिटरेचर में आपको
उस पहले तो उस पॉइंट को समझना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड फिर उसी का आंसर आपको देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या पूछा गया है, एंड उसी का आंसर आपको देना है, एंड उसका आंसर भी आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देना है। एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हाँ वर्ड्स आप टेक्स्ट में से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट बीइंग वेल ऑफ, हालांकि वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी साउंड थी फाइनेंशियली और वैसे, शी फेल्ट डीपली डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, वो काफ़ी ज़्यादा क्या डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस फील करती हैं। कब? जब जो हमारी नैरेटर हैं वो अपने कज़न की शादी में बाहर चली जाती हैं। हर सेल्फ रिस्पेक्ट मेड इट डिफ़िकल्ट टू सीक हेल्प विथ समथिंग लिटरेसी शुड हैव गिवन हर, यानी कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेंस ऑफ बीइंग सेल्फ रिस्पेक्टेड जो था उनके अंदर, यानी कि उनकी जो डिग्निटी का सेंस था वो उनको नहीं पूछने दे रहा था किसी और से, नेबर से, क्या कि वो उनको पढ़कर सुनाते, राइट। एंड दिस इज वेरी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये एक बहुत बहुत मतलब हाई लेवल की बात है कि आप उस लेवल तक सोच पा रहे हैं। यू पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट आती है। एंड कभी भी, हालांकि किसी से पूछना बेकार बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप किसी से बोलिए मत या फिर आप एम्बेरस फील कीजिए, नहीं, बिल्कुल एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप खुल के पूछो, आप 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, जिससे मर्जी पूछो, कोई एम्बेरसमेंट फील करने की जरूरत नहीं है। बट शी वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड बिकॉज शी वॉज एज्ड, शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, एंड वो फील कर रही थी क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा वो कैसा फील कर रही थी, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि होता है ना कि हम फील करते हैं कि ओ मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसका जो इम्पैक्ट था उनकी लाइफ में वो काफ़ी अच्छा था, दैट शी डिसाइडेड टू लर्न रीड एंड राइट। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ उनकी लाइफ में। आप बिल्कुल सिंपल, कुछ सिंपल एक सेंटेंस में या फिर कुछ वर्ड्स का यूज़ करके ही इसका आंसर दे सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग वेल ऑफ, हालांकि वो काफ़ी अच्छे थी, अच्छी फैमिली से थी, पैसे वैसे सब कुछ थे उनके पास, बट शी फेल्ट डीपली डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, वो काफ़ी गहराई से ऐसा उनको फील होने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा निर्भर करती हूँ, दिस इज समथिंग विच आई कांट डू माई सेल्फ, राइट। एंड उसकी वजह से वो पहली बार रोती भी हैं, राइट, एंड हेल्पलेस। हर सेल्फ रिस्पेक्ट मेड इट डिफिकल्ट, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है उनके लिए किसी और से हेल्प मांगना। एंड देन शी रियलाइजेज लिटरेसी शुड मतलब द सेल्फ रिस्पेक्ट विच शी इज लैकिंग राइट नाउ कैन ओनली, she can only have that self-respect by being literate, and she decided to get literacy or the education which she required at the time. Why did the narrator initially laugh at her grandmother's plan to learn at 62? अब आपको क्या लगता है कि जो नैरेटर है हमारी वो पहले क्यों हंसी होंगी अपनी दादी माँ के उस वाले ख्याल पर कि वो 62 ईयर्स एज में कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगी या पढ़ना लिखना सीखेंगी? क्यों हंसी होंगी वो? बहुत ऑब्वियस है, क्या होता है, चाइल्डिशली, ठीक है, बच क्योंकि वो 12 साल की हैं उस समय पर, तो वो नहीं समझ में आता। अब तो हमें भी अगर आपको बोल दीजिए कि आपकी दादी सीखेंगी तो हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि अरे अब क्या करेंगी दादी सीख के, अब तो वो कुछ सालों में मर ही जाएंगी, हम ये सोच लेते, राइट। तो ऐसे ही क्योंकि वो बच्ची है उस समय पे, तो बहुत चाइल्डिशली वो सोचती हैं कि अब ग्रे हेयर हो गए उनके, हैंड्स रिंकल्ड हैं उनके, स्पेक्टिकल्स यूज़ करती हैं वो, और किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत पूरी लाइफ अपने बहुत ज़्यादा किचन में काम किया है, तो उनके लिए सीखना काफ़ी इम्पॉसिबल होगा, ऐसा नैरेटर को लगता है कि अब वो नहीं सीख पाएंगी, बिकॉज फॉर हर एंटायर लाइफ शी हैजंट लर्न एनीथिंग, पूरी लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। एंड नैरेटर अज्यूम्ड एज अ चाइल्ड, और एज अ चाइल्ड क्या, हम लोग भी अगर हमें बताया जाए कि कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, एंड वो 62 ईयर्स की एज पर सीखने जाएगा, तो हमें भी लगेगा थोड़ा सा ऐसे सुनकर कि अरे अब क्या फ़ायदा है सीखने का, अब क्या करेंगे और अब सीख कैसे पाएंगे, राइट। कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एज यू ग्रो आपके लिए कुछ नई चीज़ें सीखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि चाइल्डिशली वो सोचती हैं तो वो काफ़ी चीज़ें सोचती हैं कि पूरी लाइफ किचन में काम किया है, बहुत ज़्यादा मतलब इंडल्ज रही हैं, वो स्पेक्टिकल्स को यूज़ करती हैं, साथ में वो उनके हैंड्स रिंकल्ड हो गए हैं, ग्रे हेयर हो गए, उम्र हो गई है उनकी, अब वो सीखना है। कॉमन बट इनकरेक्ट अजम्पशन अबाउट ओल्ड एज, लेकिन हालांकि बहुत कॉमन अजम्पशन होता है ये, अक्सर ज़्यादातर लोग यही अज्यूम करेंगे, बट दिस वॉज द इनकरेक्ट अजम्पशन। हमें कभी भी अज्यूम नहीं करना है कि ओल्ड एज में ये काम नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली अगर पर्सन डिसाइड कर ले तो वो ओल्ड एज में भी कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहता है, वो कुछ भी नई चीज़ें सीख सकता है, ठीक है।
वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काशी यात्रा इन द स्टोरी? हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में जरूर जरूर पूछा जा सकता है कि काशी यात्रा जो नॉवल है चैप्टर के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे चैप्टर के अंदर। इट इज द कैटलिस्ट अवा आइडेंटिफाइड विद इट्स प्रोटैगनिस्ट। ये क्या है? कैटलिस्ट है जिससे अवा जो ग्रैंड मदर है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। उसका एक कैरेक्टर है ओल्ड लेडी, उससे आइडेंटिफाई करती है। हर इनेबिलिटी टू रीड इट अलोन बिकेम द टर्निंग पॉइंट। और उनकी जो इनेबिलिटी है, ठीक है, वो एबल नहीं है अपने आप से पढ़ने की, वही क्या बनती है? टर्निंग पॉइंट बनती है उनकी लाइफ का। दैट वॉज द पॉइंट वेयर शी डिसाइडेड टू चेंज हर लाइफ और चेंज हर वे टू लाइफ, राइट? उसी पॉइंट पर वो अपना वे चेंज करने का डिसाइड करती हैं। द नॉवल इटसेल्फ इज द फाइनल गिफ्ट दैट प्रूव्स हर सक्सेस। और नॉवल एट द एंड क्या है? नैरेटर जो है वो नॉवल ही गिफ्ट करती हैं, एंड दैट बिकम्स दी हर रिवॉर्ड, हर पॉइंट, और यू कैन से हर रिमार्क ऑफ हर सक्सेस। she has been successful in that, राइट? वही रिमार्क बनती है वही नॉवल कि दादी माँ जो है वो पढ़ने लिखने का जो उनका गोल था उसमें वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पूरे चैप्टर का, नॉवल काशी यात्रा, ठीक है? वही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनती है, वही उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का रियलाइजेशन करवाती है, वही उनकी डिग्निटी का सेंस उनके अंदर लाती है, एंड वही उनको डिटरमाइंड बनाती है सीखने में 62 ईयर्स की एज में, एंड वही एट द एंड प्रूव करती है कि वो सक्सेसफुल हुई हैं अपने गोल में जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट लेसन डज द ग्रैंड मदर टचिंग द नैरेटर्स फीट टीचर्स? अब क्या लेसन हमें सीखने को मिलता है इस सीन को देख करके, जब ग्रैंड मदर जो है वो नैरेटर के पैर छूती हैं? हालांकि नैरेटर उनसे छोटी हैं एंड यूजुअली छोटे लोग बड़े लोगों के पैर छूते हैं, बड़े छोटों के पैर नहीं छूते, बट ग्रैंड मदर उनके पैर छूती हैं, राइट? तो ये क्या हमें सिखाता है? तो सबसे पहले तो ये हमें क्या सिखाता है? अ टीचर डिजर्व्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज और रिलेशनशिप, ठीक है? हमारा उनसे क्या रिश्ता है टीचर से, और क्या एज है टीचर की, इट डजेंट मैटर। कोई भी पर्सन, मैं तो पर्सन भी छोड़ो, मैं आपको कह रही हूँ कोई भी चीज़, कोई एनिमल है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम कहते हैं ना नेचर इज़ अ गुड टीचर, राइट? तो नेचर से, किसी भी चीज़ से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफ इन अ गुड वे, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उससे बहुत बड़ा भी क्या, छोटा भी अगर बदलाव आ रहा है, एंड आप अपने पहले वाले वर्जन से एक थोड़े से बेहतर वर्जन बन रहे हो, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, राइट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हाईएस्ट रिस्पेक्ट प्रेजेंट करें उस पर्सन के लिए, ठीक है? तो ये हमें सीखने को मिल रहा है कि टीचर जो है हाईएस्ट रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। अब वो ऑनर्ड द रोल ऑफ गुरु, वो गुरु के रोल को ऑनर्ड करती हैं, नॉट कंसिडरिंग द एज ऑफ द गुरु एंड द रिलेशनशिप विद द गुरु, बट वो क्या है, सिर्फ एज अ गुरु उनको क्या कंसिडर करती हैं, काफ़ी हाई ऑनर्ड उनकी तरफ शो करती हैं। नॉट द पर्सन ऑफ ग्रैंड डॉटर, ना उनकी ग्रैंड मतलब डॉटर को शोइंग ट्रू रेवरेंस फॉर नॉलेज, जो कि उनके ट्रू रेवरेंस फॉर नॉलेज को प्रेजेंट करता है कि नॉलेज जो उन्हें कहीं से भी मिल रही है, कितनी ज़्यादा वो ऑनर करती हैं नॉलेज को, ठीक है? एंड नॉलेज देने वाले को, उनको जो सिखा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, राइट? नाउ हेयर आर सम की टेक अवेज, यानी कि आपको कौन सी चीज़ें, आप समझ लीजिए एक निचोड़ ऑफ दिस क्लास और दिस वीडियो, आप समझ लीजिए पूरे चैप्टर का एक निचोड़ हम इस वाले पॉइंट पर देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्या है? लिटरेसी इज अ लाइफ लाइन, इट गिव्स इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इट गिव्स यू डिग्निटी एंड इट गिव्स यू इंडिपेंडेंस। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, कभी भी देर नहीं होती कुछ सीखने के लिए। एज इज नेवर अ बैरियर, एज को आपने कभी भी बैरियर नहीं बनाना है सीखने के प्रोसेस में, हमेशा सीखते रहना है। ए टीचर डिजर्व्स डीप रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ हर एज और रिलेशन। आपका टीचर के साथ क्या रिश्ता है, टीचर की क्या एज है, इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए टीचर का एक बहुत ही ऑनर्ड प्लेस होता है, एक रिस्पेक्टेड प्लेस होता है हम सभी की लाइफ में। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई टीचर्स एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स टू देम, एंड मैं टू बी ऑनेस्ट उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ।
नाउ डिटर्मिनेशन एंड लव कैन हेल्प ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर हम निश्चित कर लें, हम सुनिश्चित कर लें कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो हम हमारी लाइफ की किसी भी परेशानी, किसी भी दुविधा से बाहर आ सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, यू कैन से हेयर, एंड लव कैन ऑल्सो हेल्प you to get your goal, whatever you have decided. Education empowers us not just academically but emotionally too. राइट, अब इसके लिए मैं आपको एक कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, एक होता है IQ, एक होता है EQ, राइट। कुछ लोगों का IQ देखो सब लोगों का अच्छा हो सकता है, बट EQ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन एनहांस योर EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कह ले रही हूँ मैं, ठीक है। एजुकेशन ना सिर्फ आपको एम्पावर करती है अकेडमिकली, यानी कि आप अकेडमिकली समझदार बनते हैं या फिर एक आप इंटेलिजेंट पर्सन बनते हैं, बट आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन भी बनते हैं, राइट। तो वो आपको सिखाती है कि कैसे कम्युनिटी में रहना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं, राइट। तो सिर्फ पढ़ने से हमें सिर्फ ये नहीं है कि आप अकेडमिकली इंटेलिजेंट बन जा रहे हो या आपको बहुत सारी नॉलेज है, ऑल्सो यू लर्न लाइफ लेसन्स। नाउ दिस इज द फाइनल गिफ्ट विच आई टॉक्ड अबाउट, कि हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कहना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए हम हर एक चैप्टर में कुछ कोट्स को, कुछ स्पेसिफिक लाइंस को हाईलाइट करेंगे, या फिर उन लाइंस को हमें क्या करना है, रट ले लेना है, ठीक है। सो दीज आर द कोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं ये आपके चैप्टर में से, जो कि कॉन्टेक्स्ट टू द रेफरेंस वाले क्वेश्चंस में आपके 100% आई एम डैम श्योर इनमें से कोई ना कोई कोट तो आपका ज़रूर आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। चलिए ये देख लेते हैं। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written। यानी कि वो कह रही हैं, दादी माँ ने ये कहा है, कब कब की सिचुएशन है ये, जब नैरेटर अपने कज़न की शादी में गई थी, तो वो बता रही हैं कि बहुत बार मैंने अपने हाथों को रब किया पेजेस पे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, यानी कि ताकि वो क्या कर सकें, वो सीख सकें कि क्या लिखा है, वो जान सकें कि क्या लिखा है, बट वो जान नहीं पा रही थी। सो दिस वॉज द वेरी इंटेंस मूवमेंट, इंटेंस सिचुएशन थी ये दादी माँ के सामने, कि वो हेल्पलेसनेस की, राइट, वो हेल्पलेस फील कर रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसली हेल्पलेस फील कर रही थी, इसलिए वो क्या कर रही थी, अपने हाथों को पेज पर रब कर रही थी ऐसे, ताकि वो समझ सकें कि क्या लिखा है, बट शी वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या लिखा है पेजेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटेंस लाइन है आपके चैप्टर से। द नेक्स्ट वन इज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। यानी कि ये नॉवल का कोट है, ठीक है, द नॉवल काशी यात्रा। उस काशी यात्रा की जो एंडिंग पॉइंट है, या फिर आप समझ लें लास्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है, उसमें ये लिखा था द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, यानी कि वो ऑर्फन गर्ल की जो खुशियां हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं किससे, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से, जो कि वो काशी में जाकर करना चाहती थी। कौन? ओल्ड लेडी ऑफ काशी यात्रा। काशी यात्रा के अंदर जो ओल्ड लेडी थी, प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा आप कह सकते हैं, जिससे दादी माँ, नरेटर की दादी माँ खुद को आइडेंटिफाई करती थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, ठीक है, आपको याद रखना है। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी independent। this quote has spoken by the grandmother herself। वो कहती हैं हम काफ़ी वेल ऑफ हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का जो मुझे इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी दुविधा से बाहर आ सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। वो कह रही हैं कि मैं किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, यानी कि किसी ने भी जो मेहनत करी होगी, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं इसे ज़रूर करूंगी, मैं इसे करके ही दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। दिस इज द फाइनल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट। द नेक्स्ट वन इज आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विद सो मच ऑफ अफेक्शन। ग्रैंड मदर कहती हैं जब वो नरेटर के पैर छूती हैं, कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन के साथ सिखाया है, मेरे पहले गुरु के मैं पैर छू रही हूँ, राइट। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर।
ओ सॉरी, इज इट नॉट, मैंने पढ़ा था इट इज नॉट, राइट, वो नेगेटिव सेंस में चला गया। इज इट नॉट रिटन, वो कहती हैं क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें नहीं लिखा है कि टीचर जो है हमारे, उनको क्या करना चाहिए, हाईली रिस्पेक्टेड, टीचर शुड बी हाईली रिस्पेक्टेड, और उनका हमारे जीवन में सबसे ऊंचा पद होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड एज। उनका जेंडर क्या है ये मैटर नहीं करता, उनकी एज क्या है ये मैटर नहीं करता, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है ये भी मैटर नहीं करता, कि हमसे वो छोटे हैं या बड़े हैं, रिश्ते में वो हमसे छोटे हैं बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे गुरु हैं तो वो हमारे लिए क्या हैं, बड़े हैं, ऊपर हैं, रिस्पेक्ट हमें उनकी करनी चाहिए। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, और ये सुधा मूर्ति कहती हैं कि तब मुझे पता था कि मेरी स्टूडेंट जो है वो फ्लाइंग कलर्स का मतलब वही कि अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी थी, या फिर वो पास हो चुकी हैं, कब, जब ग्रैंड माँ उसकी काशी यात्रा के टाइटल को तेज आवाज में पढ़ती हैं। एंड दिस वॉज द क्लास। आई होप बच्चों आपको लिटरेचर पढ़ने का एक नया पर्सपेक्टिव पता चला होगा, एंड मैं कोशिश करूंगी हर एक क्लास को बहुत ही डिटेल्ड बना पाऊँ ताकि आप कुछ भी पॉइंट मिस ना करें एंड इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। चलिए, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी पॉइंट ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया, या फिर मैं कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर सकती हूँ, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। चलिए, एंड इसी तरीके से हम लिटरेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, एंड पोइट्री तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, एंड बहुत ही डीप जो मीनिंग्स हैं, जो हमने अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी तक सोचा नहीं है, हम वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी साथ में देखने वाले हैं पोएट्री वाले सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ एट स्किल स्नैप, इसी तरीके से आपके लिटरेचर को पढ़ने के एक नए पॉइंट ऑफ व्यूज को जानने के लिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।